बनते हैं। आगे की जो बात है नताइज के बाद की, इंशाअल्लाह वो हमारे उम्मीदवार लोकप्रिय अजीज फारूक साहब आगे की बात रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद कासिम भाई। लास्ट मोमेंट पे मैसेज देने के बाद भी और मैसेज में समय लिखना भूल गए थे, इसके बावजूद आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर है। आप सभी का खैर मकदम आहे। आपण सर्वजण खूप कमी शॉर्ट टाईममध्ये मैसेज मिळाल्यावर आलेले आहात, त्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार, धन्यवाद। आजची पत्रकार परिषद घेण्यामागलं मुख्य कारण, सर्वात प्रथम आम्हाला मतदान देणाऱ्या सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींचे, सर्व स्वाभिमानी मतदारांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो। तसेच या सगळ्या लढाईमध्ये आमची साथ देणाऱ्या, आम्हाला समर्थन देणाऱ्या सर्व पक्ष, सर्व संघटना व सर्व पक्ष संघटनाचे पदाधिकारी आणि अपुऱ्या सुविधा असतानाही रब राबणाऱ्या आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांचे अभिनंदन सुद्धा करतो की एवढ्या विपरीत परिस्थितीमध्येही त्यांनी ताकदीनं आपली भूमिका कायम ठेवली आणि ही भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कष्ट घेतलेले आहेत। त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या अनेक असे व्यावसायिक आहेत, अनेक सामान्य लोक आहेत, अनेक नांदेडच्या बाहेरून आलेले आणि स्वतः आले, स्वतः राहिले, स्वतः फिरले, स्वतः गेले, म्हणजे त्यांनी आमच्याशी त्यांचा संवाद आणि संपर्क झाला नाही, तरी स्वतःहून अनेकांनी म्हणजे शेकडो लोकांनी प्रयत्न केलेत। हजारो लोकांनी आपापल्या मित्र नातेवाईकांना नांदेड जिल्ह्यामध्ये जे राहतात त्यांना फोन करून आम्हाला मतदान करण्याची विनंती केली। त्या सर्व लोकांचे त्यांना भेटून आभार व्यक्त करणं शक्य नाही आहे, त्यामुळे त्या सर्वांचे आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत। आम्ही निवडणुकीला एक आंदोलनासारखं लढलो, आम्ही निवडणुकीला एक आंदोलनाच्या स्वरूपानं लढलो, कारण आम्ही मूल्यावर आधारित राजकारण करत आहोत आणि त्यामुळे आम्हाला असं वाटते की आपल्या देशामध्ये एक तिसरा आवाज आणि तिसरा पर्याय राहिला पाहिजे। म्हणून आमचा मुख्य हेतू हा काँग्रेस आणि बीजेपीला पर्यायी राजकारण उभं करण्याचा आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनच आमचं सर्व कार्य हे गेल्या वर्षानुवर्षापासून राहिलेलं आहे। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वामध्ये वंचित बहुजन आघाडीसुद्धा वैकल्पिक राजनीती ज्याला म्हणतात, पर्यायी राजकारण ज्याला म्हणतात, ते उभं करण्याचं काम आम्ही करत आहोत। आमच्या पक्षाचा मूळ सामाजिक पाया जे आहे ते बौद्ध बांधव आणि मुस्लिम बांधव आहेत, कारण आम्हाला असं वाटते की या दोन समूहांना राजकारणातून मतदान घेतात पण उमेदवारी देताना सर्वात अधिक डावललं जातं। म्हणून हे दोन समाज घटक हे मुख्य पाया आहे आणि आलुतेदार बलुतेदार 18 पगड जाती ओबीसी आणि खरोखर गरीब असलेला, राजकारणापासून बाहेर फेकला गेलेला असा गरीब मराठा सुद्धा आमचं लक्ष आहे। आम्ही त्यांच्यासाठी त्यांच्या अजेंड्यावर सुद्धा आम्ही काम करत आहोत। आमचा मतदार हा 2019च्या निवडणुकीलाही मी उमेदवार होतो आणि 2024लाही मी उमेदवार होतो। या दोनही निवडणुकांमध्ये आमचा मतदार हा आम्हाला कायम राहिलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये वाढच झालेली आहे, हे आपल्याला आकडेवारीवरून सिद्ध होते। अनेक बूथवर अभ्यास आमचा सुरू आहे। बूथ वाईज यादी फॉर्म 20 तर आला नाही, पण काल मतमोजणीमध्ये आम्ही जे आकडेवारी नोंद केली होती त्या आकडेवारीच्या आधारे आम्ही या पद्धतीनं कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट तयार करत आहोत। या स्टेटमेंटचा अभ्यास सुरू आहे। आज अपेक्षा होती की एक्झॅक्ट आम्ही तुम्हाला बूथ आणि बूथाच्या आकडे आणि त्या बूथावर एकूण झालेल्या मतदानाच्या तुलनेमध्ये आम्हाला किती मतदान झालेलं आहे हे आम्ही इथं तुम्हाला प्रिंटेड कॉपी देण्याच्या मानसिकतेत आहोत, पण ते अर्धवट आहे। त्यामुळे मी तुम्हाला टेंटेटिव्ह पद्धतीनं सांगणार आहे की आपल्या पक्षाला भेटलेलं जे मतदान आहे, गेल्या निवडणुकीमध्ये 26,713 मतदान भेटलं होतं आणि यंदा आपल्याला
33,841 मतदान हे निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरून आणि एकूण मतदानाचं आलं त्याच्यावरून आढळून येत आहे. याच्यामध्ये पोस्टल मतदान धरलेलं आहे. वेबसाईटवर असलेल्या मतदानाच्या आकड्यामध्ये पोस्टल मतदान काउंट नाही आहे. त्यामुळं त्याला ॲड केल्यावर आपला आकडा 33,841 पर्यंत जातो. आपल्याला दोन्ही समाजाचा भरपूर मतदान झालेलं आहे. हे दोन्ही समाजाचे म्हणजे बौद्ध बहुल असलेले एकूण बूथ 116 आम्ही काढलेले आहेत आणि मुस्लिम बहुल असलेले 121 काढलेले आहेत. यात दोघांचे 101 बूथ कॉमनच 50-60 बूथ कॉमन असतील, पण या दोघांचेही आकडा आपण धरलं तर 250 बूथ असे आहेत की जिथं मेजॉरिटीनं मतदान करणारे हे मुस्लिम आणि बौद्ध राहतात. अशा बूथचे आकडेसुद्धा आम्ही काढलेले आहेत. यांची कंपॅरेटिव्ह स्टडी काढलेली आहे. अनेक बूथांवर गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा मतदान वाढलेलं आहे, परंतु काही बूथांवर मतदान घटलेलं सुद्धा आढळून आलं. घटलेलं म्हणजे खूप मोजके बूथ आहेत, पण जे आमचे स्ट्रॉंग बूथ आहेत त्यामधल्या काही बूथांवर आमचं मतदान कमी झालं असं आम्हाला आढळून आलेलं आहे. एकूण या निवडणुकीमध्ये आलेला मोठा अनुभव असा आहे की आम्ही 5 वर्ष काम केलेलं आहे. 5 वर्ष लोकांमध्ये राहिलो आणि सगळ्यात आधी उमेदवारी जाहीर होणारा उमेदवार मी असल्यामुळं आम्ही आमची यंत्रणा गल्ली स्तरापर्यंत खूप चांगली उभी केलेली आहे. 5 वर्ष आमच्यासोबत जुळलेले अनेक कार्यकर्ते जे जनरली राजकीय नाही आहेत पण आमच्या समर्थनार्थ आहेत, ते निवडणुकीच्या काळामध्ये ॲक्टिव्ह होऊन त्यांनी गल्लोगल्लीमध्ये आपली यंत्रणा उभी केली होती. आमची जी यंत्रणा प्रचार प्रसाराला कामी होती, जी यंत्रणा पॉम्पलेट वाटपाला होती, जी यंत्रणा पोलचीट वाटपाला होती, ती यंत्रणा शेवटच्या 2 दिवसामध्ये अमाप पैसा वाटप झाल्यामुळं आणि दमदाटीचं दादागिरीचं प्रकार चालू झाल्यामुळं आमची ती यंत्रणा, कारण ते सामान्य लोक होते, सामान्य कुटुंबातले लोक होते, म्हणून त्यांच्यासमोर आमची यंत्रणा कमी पडली. आणि ती कमी पडल्यामुळं ज्या मतदाराने आम्हाला मतदान देण्याचा निर्णय घेतला होता त्या मतदाराला बूथपर्यंत घेऊन जाऊन त्यांच्याकडून मतदान मिळवून घेण्यामध्ये आम्ही आमच्या अपेक्षेनुसार कमी पडलो. आम्हाला हवं तेवढं मतदान आम्ही टर्न करू शकलो नाही, कन्वर्ट करून घेऊ शकलो नाही. यामधला प्रमुख कारण असं आहे की आमचं ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका सारख्या स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये आमचे लोकप्रतिनिधी नाही आहेत. 2017ला झालेले निवडणुकीची कौन्सिल बरखास्त झालेली आहे, जिल्हा परिषदेची पण आणि महानगरपालिकेची पण. 2022ला सरकारनं निवडणुका घेतल्या असत्या तर नक्कीच वंचित बहुजन आघाडीचे अनेक नगरसेवक, अनेक जिल्हा परिषद सदस्य, अनेक पंचायत समितीचे सदस्य आम्ही 2022ला निवडून आणले असते तर आमची यंत्रणा त्यांना तोडीस तोड, पैसे वाटणाऱ्यांच्या यंत्रणेला पैसे रोखणारी यंत्रणा आम्ही तेवढ्या ताकदीनं उभं केली असती. परंतु सरकारनं हे निवडणुका न घेतल्यामुळं आमचे लोकप्रतिनिधी नव्हते. त्यामुळं आम्हाला आता अशी जाणीव झालेली आहे की आम्हाला येणाऱ्या 4 ते 5 महिन्यामध्ये स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जिल्हा परिषद आणि मनपा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं नांदेड दक्षिणच्या बाबतीमध्ये नांदेड दक्षिणचा उमेदवार म्हणून आणि नांदेडहून राज्याचे प्रतिनिधी असलेले गोविंदडवी सर, महानगर अध्यक्ष असलेले विठ्ठल गायकवाडजी, तालुका अध्यक्ष असलेले गजबारे सर, युवक आघाडी आणि आमचे सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की आपली कॅम्पेनिंग जी निवडणूक झाल्यामुळं 2-3 दिवस थांबलेली होती, ती कॅम्पेनिंग ते प्रयत्न पक्षाचे न थांबू देता आम्ही आजपासूनच जाहीर करत आहोत की आम्ही येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि येत्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या तयारीला लागलेलो आहोत. जर जनतेला हवं त्या उमेदवाराला मतदान देण्यापर्यंत पैशाच्या आणि दमदाटीमुळे अडवलं जात असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी चांगले लोक निवडून आणावे लागतील. आणि गेल्या 5-10 वर्षामध्ये जे गल्लोगल्लीमध्ये विकास झालेला नाही आहे त्या सगळ्या विकासाला घडवून आणण्यासाठी आम्ही आपण दिलेल्या 34,000 मतदानासाठी एकीकडे आभार व्यक्त करताना आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतो की आपल्याला दुपटीनं हे मतदान वाढवायचं आहे आणि दुपटीने हे मतदान वाढवण्यासाठी जनतेनं आम्हाला साथ द्यावी आणि आम्ही जनतेपर्यंत या सगळ्या गोष्टी घेऊन जाणार आहोत, जनतेच्या दरबारी जाणार आहोत आणि प्रत्येक गल्लोगल्लीमध्ये शाखा बांधणी आणि मजबूत लोकांना सोबत जोडण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. या निवडणुकीमध्ये फहीमभाई सारखे, अकबर पठाण सारखे असे अनेक, जफर जलाल सारखे अनेक दिग्गज लोक जे अशा यंत्रणेमध्ये टिकू शकतात हे जुळलेले आहेत. आता यांना ताकद देणं, बळ देणं आणि यांच्यापैकी अनेकांना उमेदवारी देऊन
महानगरपालिकेमध्ये निवडून आणणं हे आमचं प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख टार्गेट राहणार आहे. शेवटचा मुद्दा आहे, आता राज्यामध्ये आलेलं कालचं सरकार हे घोटाळा करून आलं, ईव्हीएम घोळ करून आला, चालाकी करून आला, की गुजरातमधून ईव्हीएम मागून आला, असे आरोप आपण मीडियावर बघत आहोत. जनतेमध्ये अस्वस्थता आहे. कसंही आलं पण एक राक्षसी बहुमत आज असेंब्लीमध्ये आल्यामुळं कोणत्याही पक्षाला विरोधी पक्ष नेतापद मिळवणं इतपतही उमेदवार निवडून आणता आलेले नाही आहेत. त्यामुळं आम्हाला असं वाटतं की आता सरकारच्या जर काही धर्मांधता, जातीवादी, तणाव निर्माण करणाऱ्या निर्णय किंवा स्टेटमेंट आल्यामुळं जनतेमध्ये एक दहशत आहे किंवा अस्वस्थता आहे, भीतीयुक्त वातावरण आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही जनतेला सांगू इच्छितो, निवडून आलो असतो तर विधानसभेमध्ये तुमचे प्रश्न आम्ही ताकदीनं मांडलेही असता, पण निवडून आलो नसलो तरी आम्ही तुमची लढाई हे रस्त्यावर उतरून लढणार आहोत. मी 33,841 लोकांचा आमदार आहे. तेवढ्या लोकांनी मला 5 वर्षासाठी आमदार म्हणून मत दिलेलं आहे. तेवढ्या लोकांचा आमदार म्हणून सेवा करणं माझं कर्तव्य आहे. आणि अनेक 30-40 हजार लोक असे आहेत ज्यांना मला मतदान करायचं होतं, त्यांनी मनही बनवलं होतं, पण त्यांचं मतदान आमच्यापर्यंत वळवू दिल्या गेलं नाही. तरी आम्ही त्यांचंही काम करू आणि ज्यांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं त्यांच्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत. आम्ही नांदेड दक्षिण सहित नांदेड जिल्ह्यामध्ये जनतेच्या कामासाठी, जनतेच्या प्रश्नासाठी सरकारचे जर चुकीचे काही धोरण आणि प्रयत्न झाले त्या विरोधामध्ये रस्त्यावरचं आंदोलनाची लढाई यापुढे लढत राहणार आहोत. हेच संदेश आम्हाला आजच्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून द्यायचा होता. आम्हाला ज्या ज्या लोकांनी पाठिंबा, समर्थन दिलेलं आहे त्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करताना आम्ही त्यांच्याप्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त करत आहोत. धन्यवाद. देखिए, ये जो इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र में बेचैनी है, ये अकेले नांदेड़ दक्षिण या एक ज़िले में नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में है. और इसको लेकर कल रात में ही एक प्राइमरी डिस्कशन पार्टी लेवल पे शुरू हुआ है और हमको लगता है कि यकीनन अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में वंचित बहुजन आघाड़ी कोई ठोस निर्णय लेने के बारे में विचार कर रही है. तो अभी शायद कल ही एक मीटिंग का आयोजन होगा या डिक्लेरेशन होगा, कोई मीटिंग कॉल पार्टी की तरफ से अगर होने वाली है तो उस मीटिंग में पहले एजेंडा पर यही टॉपिक रहेगा कि ये जो चुनाव है इसके अंदर घोटाले क्या हुए. अब हमारे खुद के बूथ के ऊपर हमारा जो राइटिंग में ऑब्जेक्शन रहा है कि आप मुझे बताइए, एक मोबाइल है जिसको चार्जर से निकालने के बाद इस्तेमाल नहीं भी करे तो दिन भर में वो 20% तो डाउन होता है, 20% डाउन होता है. लेकिन कई ईवीएम मशीनें ऐसी थी जिसको दिन भर इलेक्शन बूथ पे चलाया गया, दिन भर उसके ऊपर यानी तकरीबन एक बूथ पे 500 से 1500 वोट होते हैं, वोट कास्ट होते हैं. 1500 बार बटन दबाकर बटन का लाइट और बीप जलने के बाद वो मशीन को सील करके 3 दिन पहले यानी 20 तारीख को रात में लाके रख दिया, 21 का दूसरा दिन और 22 का तीसरा दिन और 23 को चौथे दिन वो मशीन खुलने के बाद 99% बैटरी थी. हमने राइटिंग में ऑब्जेक्शन देकर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था. 99% बैटरी कैसी रह सकती है चार्जिंग? अगर ईवीएम में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपने लाए कि धूप में सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होती और अंधेरे में भी कोई एनर्जी मोदी सरकार ने खोजी होगी कि अंधेरे में भी बैटरी चार्ज होती, तो वो टेक्नोलॉजी हमको दे दो भाई, हमारे मोबाइलों में लगा लेंगे हम, चार्जर का झंझट खत्म हो जाएगा. ऐसी क्या बात थी कि 99% बैटरी रह कैसे सकती है काउंटिंग के वक्त तक? तो ऐसे बहुत सवालात हैं, बहुत सारी धांधलियाँ हैं. कुल वोटिंग का और कई जगह मशीन के नंबर मैच नहीं हुए. जो 17C पे मशीन नंबर आया, बूथ खुलते वक्त नंबर मैच नहीं हुए, उसको भी लेकर ऑब्जेक्शन डाले गए. फिर उसमें बताया गया कि नहीं वो लिखने में गड़बड़ हुई होगी, ऐसा हुआ होगा. पोस्टल बैलेट को लेकर एक वोट हमारे नज़रों में जब आया कि हमको गिरा हुआ पोस्टल बैलेट का वोट, इसलिए वो अधिकारी इनवैलिड में डाल रहे थे क्योंकि वो वोट वो कह रहे थे कि उस पर वोटर का साइन नहीं है. तो ये पोस्टल बैलेट लेकर गया कौन? प्रशासन का आदमी. प्रशासन का आदमी जब पोस्टल बैलेट लेकर गया तो उनका काम है पहले ट्रेन करने का पोस्टल वोट देने वाले को कि आपको यहाँ पर इनमें से एक को टिक करनी है और आपको यहाँ पे साइन करनी है, या पहले साइन ले लेंगे और फिर बोल देंगे जाओ अंदर किसी एक को टिक करके ला कर दो. लेकिन ये ट्रेनिंग देने का काम और साइन करवाने का काम प्रशासन का होता है ना. तो प्रशासन साइन नहीं है बोलकर उसको इनवैलिड कैसे कर सकता है? उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन डाला. और कल एक धांधली, अब वो
हमने राइटिंग में नहीं दी है, लेकिन इनवैलिड वोट बोलने के बाद वो किसी खास डब्बे में जा रहा था। हमारे प्रतिनिधि जागरूक थे, उन्होंने बोले ओ कौन सा डब्बे में डाला आपने, कौन सा डब्बे में डाला आपने, इनवैलिड बोला ना, फिर इनवैलिड के डब्बे में डालो उसको। तो इस तरीके के भी काम, तो फिर तब हमने उसको राइटिंग में देना चाहा। उनका कहना है कि नहीं वो डालते वक्त गलती से एक खाना बाजू हो सकता है, निशाना चूक सकता है, तो हमने भी उसको ह्यूमन एरर बोलकर इंसानियत में लिया। नहीं तो अगर ऐसी गलती दोबारा हमको वहां नजर आती तो हम और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेने वाले थे। देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान, मैंने आपको कहा कि मैं अकेला वाहिद मुस्लिम कैंडिडेट था जो महाराष्ट्र में सबसे पहले डिक्लेयर हुआ था, और उसके बावजूद नांदेड़ में इतना मेहनत काम करने के बाद आम आवाम तक सबसे ज़्यादा पहुंचा हुआ कैंडिडेट मैं हूँ, सबसे ज़्यादा गली और दरवाजों पे गए वाला कैंडिडेट मैं हूँ, क्योंकि मेरी कैंपेनिंग 2 साल से डोर टू डोर चालू थी, गली मोहल्लों में चालू थी, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग चालू थे। बावजूद उसके हमारा वोट टर्न कैसे हो सकता है? ये वोट के बदले नोट के बदले ही हुआ और प्रेशर बनाकर हुआ। और ये सीधी सीधी कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी कि उत्तर से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं रहते हुए दक्षिण से खड़ा करके मुस्लिम समाज को ये दिशा भूल कर दी गई कि आपके थाली में एक इडली है एक वड़ा है, ये दोनों के चक्कर में भूखे रहोगे, तुम पोहे खाओ। अरे भाई 2 में से कोई एक खाएंगे ना, 2 में से एक खाएंगे। वो उसकी क्लैरिटी के लिए इशारा भी दिया गया, लेकिन बावजूद उसके ये कंफ्यूजन बनाने के लिए ही एक पर्याय दिया गया, ये दोनों में निकलती है। और आखिरी में उसको पैसों की जोड़ दी गई, कंफ्यूजन के साथ पैसों की जोड़ दी गई। और कुछ जगह पे ये बोला गया, कुछ वोटर ऐसा था मुस्लिम समाज का जिनको लोकसभा में कांग्रेस को वोट देना था और वो वंचित को देना चाह रहे, उनको ये बोला गया तुम एक ही सिंबल नहीं दोगे तो तुम्हारा वोट वेस्ट हो जाता। ये भी कांग्रेस की तरफ से दिशा भूल की गई कि आपको दोनों पंजे दबाने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हारा वोट वेस्ट होता। ये भी एक साजिश का हिस्सा है, लोगों को दिशा भूल है। वोटर को राइट है किस मशीन पे कौन सी सिंबल को देना है, तुम वोटर के राइट को दिशा भूल नहीं कर सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। मुझे लगता है कि हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी ने आदेश और फतवा नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ कैंडिडेट को रिकमेंड कर रहा हूं अपने उनकी काबिलियत के, उनको रहने वाले जन आधार के दम पर, किसके पीछे पब्लिक का रुझान है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी को हराने के लिए कारगर साबित हो सकता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं इन आंकड़ों को बिना तफसील में जांचे, हम कल काउंटिंग के वक्त ही हमने जो नोटिंग किए हैं, कम से कम 26,000 से जायद मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ टर्न हुआ है, कम से कम। और ऐसा ही बड़ी तादाद में हमारे दिगर पिछड़े तबकात का भी वोट टर्न हुआ है। तो पिछड़े तबकात और दिगर पिछड़े तबकात के वोट को भी पैसे के दम पर यही पैटर्न से किया गया। तो 40,000 वोट ऐसा जो हम गेन कर चुके थे, जिनको कन्विंस कर चुके थे, ऐसा हमारा दोनों तीनों समाज के मिलाकर 40,000 वोटों को खास तौर से फोड़ा गया है पैसे के दम पर। हाँ, बाई इलेक्शन साथ में लेने का नुकसान हमको हुआ है। अगर लोकसभा के वोटिंग का रूम अलग रखते और विधानसभा का रूम अलग रखते तो फर्क पड़ सकता था। प्रशासन ने कलेक्टर साहब की प्रेस के अलावा बीएलओ को लगाकर अगर डोर टू डोर 2 मशीनें बताई होती कि सफेद मशीन लोकसभा की है और गुलाबी मशीन इसकी है, तो और लोगों में जागरूकता आती। लोगों में कंफ्यूजन था और 2 वोटों के कारण टाइम डबल लगने वाला था, और इलेक्शन कमीशन का टाइम तो डबल है नहीं, तो 1 वोट के लिए जितना समय है वही समय 2 वोट के लिए था। इसकी वजह से भी रश हो गई, लोग लौट कर चले गए और कंफ्यूजन लोगों में हुआ है। मैंने एक मिसाल के तौर पे आपको बताया कि हमारे मुस्लिम समाज में हमने जो काम किया था, जो मुस्लिम समाज 26,000 से ज़ायद मुस्लिम समाज ऐसा था जो हमको वोट देने के लिए तैयार था, उसको खाली उसके घर से निकलने के बाद 2 दिन पहले ऐसा माहौल बना दिए कि पैसे और धमकी के दम पर
उनको उठाकर वोटिंग तक ले जाने तक कन्वर्ट जब करते हैं, तो बीजेपी ने ऐसी साजिशें ओबीसी के साथ नहीं की होगी क्या? ओबीसी में पैसा नहीं बटा होगा क्या? ओबीसी में दमदाटी नहीं हुई होगी क्या? ईवीएम का घोटाला नहीं हुआ होगा क्या? उनकी भी वोटों के हेरफेर नहीं हुआ होगा क्या? तो मुझे लगता है इम्कानात है, यही चीजों से आए हूँ। फेयर इलेक्शन से चुनकर आई हुई सरकार नहीं है, ये आम आवाम को भी समझ रहा है, उसको मेरे को सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं। सवाल अब आम आवाम इसको बर्दाश्त करती है क्या? लोगों में इसको लेकर गुस्सा है क्या? लोग रास्ते पे आने तैयार है क्या? लोग इस एहतजाज को, आंदोलन को सपोर्ट करने तैयार है क्या? तो हम लड़ेंगे, हम आगे आएंगे। नांदेड़ दक्षिण से हमारे कार्यकर्ताओं की सुबह से फोन है हमको कि सर ये घोटाला है, इसके खिलाफ अपने को उतरना है। यही अगर पूरी विधानसभा के लोगों की होगी तो यकीनन हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेता अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब को इसरार करेंगे कि सर इस पे अपने को भूमि। वही अकेले शख्स है जिन्होंने 2004 के बाद में ईवीएम बैन करो बोलकर केस डाला हुआ है। वही शख्स है जिन्होंने 2019 के लोकसभा में 17C के आंकड़ों में और ईवीएम के आंकड़ों की रिजल्ट की तफावत को ध्यान में रखकर हाई कोर्ट तक केस लड़ा हुआ है। और अभी इलेक्शन के मुंह तक भी कोर्ट ने गलतियों को माना, लेकिन फिर भी कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है नेशनल इलेक्शन कमीशन को देना। अब उसको लेकर पार्लियामेंट में ही आवाज उठाई जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। पार्लियामेंट में उसका आवाज उठाने के लिए अपने प्रतिनिधि चाहिए। मराठवाड़ा में वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका से महाविकास आघाड़ी को नुकसान होने की बात कही जा रही है फिर से। और लातूर में जो है अभी उनका जो भाई थे अमित देशमुख थे, उन्होंने सिर्फ जो है 8,000 वोट हारे और वंचित ने वहाँ पे 8,000 वोट लिए। गलत बात है। कितने वोट लिए वंचित ने? वहाँ 30,000 वोट लिए। नहीं भाई, इसकी बात कर रहा हूँ आपको, धीरज देशमुख की सीट पे। तो आज अब्दुल सत्तार साहब ने भी, जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को कहा पत्रकार परिषद में कि वंचित की वजह से कई जगह पे महाविकास आघाड़ी को नुकसान। वो अपक्ष कैंडिडेट किसके थे जिनकी टोटल उनके हारे वाले आंकड़े से ज्यादा है? और आपके पार्टी के लोग खुलकर किस पार्टी का प्रचार कर रहे थे? मुझे लगता है कि तनखीद करना, आरोप करना बहुत आसान काम है। हम आरोपी की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सकारात्मक तरीके से ये बात रखने के लिए कि हम इलेक्शन हारे हैं, हौसला नहीं हारे, हम रास्ते पे उतर के लड़ने के लिए तैयार है। आवाम के मसले मसाइल पे हमको वोट करने वालों को, हमारा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को हम ताकत देने के लिए प्रेस ले रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हम पूरी ताकत से, हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता तुम्हारे साथ ताकत से खड़े हैं। देखिए हमारे 40 से 50 कैंडिडेट की एक लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। हमारे कई कैंडिडेट हैं जिनको हमने 25-30 हज़ार से ज़्यादा वोट लिए वाले 25-30 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, वो लोग विनिंग इसमें है ना। आप मुझे बोलिए, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप, ये 3 कैंडिडेट को आप हराने वाला कैंडिडेट नहीं मान सकते हैं। पहले जो 3-4 कैंडिडेट टॉप 5 कैंडिडेट आते हैं, ये वो टॉप 5 कैंडिडेट है जो जीतने की लड़ाई लड़े हैं। और हम कई जगह पे टॉप 5 में रहने वाली हमारी सीटों की आधी से ज्यादा सीटों पे हम टॉप 5 में रहे, सेकंड और थर्ड पे रहे। तो हम तो जीतने के लिए लड़े थे। ये प्रस्तापित पार्टियों ने हमारे टंगड़ियों में टंगड़ा डालने का काम किया, इसलिए नहीं हुआ। हमको लोग, अगर ये जिला परिषद मनपा के चुनाव 2022 में हुए होते, सैकड़ों हमारे नगर सेवक, सैकड़ों हमारे जेडपी पंचायत समिति के मेंबर होते, तो हम इनको जवाब दे पाते, इनको रोक पाते। वो नहीं रहने का भी फटका हमको बैठा है। नहीं, अभी हम टॉप नहीं। देखिए, आप 5 साल में होने वाले चौथे इलेक्शन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में, हमारे जनाधार में आपको कमी नहीं नजर आ रही ना। जनाधार है ना हमारे पास में। हमारा 25,000 का उत्तर का वोट बेस कायम रखेगी नहीं हमने। हमारा जो इसमें गिरा था लोकसभा में, वो कायम है। हमारा यहाँ पे दक्षिण में 18-20 हज़ार का वोट था लोकसभा जो, अभी हमारे पास में 34,000 का वोट बेस बना है। 27,000 वोट, 26,713 वोट मुझे विधानसभा में मिले थे, अब 34 हुआ है। इतना हलाने के बाद, इतना दबाने के बाद, इतना खरीदने के बाद हमारा वोट बेस बढ़ा ना, कम नहीं हुआ। ये उम्मीद है हमारे लिए, जनता को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नांदेड़ में वैकल्पिक राजनीति के लिए जो खड़े हैं, आप मुझे बताइए कि अभी जो एमआईएम पार्टी की 2014 की चुनाव थी, दक्षिण से 35,000 34,000 चिल्लर वोट लिए थे उन्होंने।
2019 में 20,000 रुपये आए, 2024 में 15,000 रुपये आए। यानी वैकल्पिक राजनीति के लिए समाज हमको स्वीकार रहा है, हमारा वोट बढ़ रहा है ना, उनका घटा हमारा बढ़ा है। तो हमको इस बात का समाधान है कि लोगों को हमसे उम्मीद है कि हम ही नई राजनीति, हम ही साफ सुथरी राजनीति, हम ही उसूल परस्त राजनीति कर सकते हैं। और मैं हारने के बावजूद कह रहा हूं, मैं और मेरी पार्टी, मेरे साथी उसूल परस्त राजनीति के आज भी हिमायती हैं। आज भी हम उसी तरीके की राजनीति उसूलों की करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले मनपा में 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है। अब मेरा इलेक्शन कब होगा, मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, आगे का आगे देखेंगे। आज जो लोग हमारे साथ में मेहनतें की है, इनको ग्राम पंचायत से जिला परिषद से लेकर मनपा तक चुना के लाने के लिए हम उतनी मेहनत, उतनी ताकत, उतना ही पैसा लगाएंगे जितना खुद के इलेक्शन के लिए लगाया। जो काम कांग्रेस कर रही है वही काम मैंने आपके सवाल के जवाब में करना चाहिए, ऐसा मुझे ज़रूरी नहीं लगता। मैं किसी पार्टी को तनकीद करने से नहीं, मेरी पार्टी की खूबी बयान करने से बड़ा बनूंगा, किसी को छोटा बोलने से नहीं बनूंगा। आवाम तय कर रही है। आवाम देखिए, आवाम बहुत होशियार होती है। आवाम को सब देखा है, कौन क्यों क्या कैसे, ठीक है ना। वो मुस्तहिक गरीब तबका है जिनको तुमने उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया है और वो फायदा उठाते हुए रोकने में हम कम पड़े। हम बोल रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं, हम उनके दमदाटी को, उनके पैसों को बांटने से रोकने में कम पड़े। हमको भी हमारे मास पावर बढ़ाना पड़ेगा ना, हमको भी अपना मसल पावर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मकसद बीजेपी मजदूर परस्तों को हराना ही है तो फिर विकल्प की राजनीति क्यों? दोनों का हराना है। देखिए, बीजेपी तो है ही, बीजेपी खुली दुश्मनी है। कांग्रेस को लेकर हमारा क्लियर कट स्टैंड पहले भी था, अभी भी है। या तो तुम हमको नुमाइंदगी दो, आप हमको नुमाइंदगी देते नहीं हो, और जब नुमाइंदगी देते हो, जब नुमाइंदगी देते नहीं हो तो हम तुमको भी वोट करके चुन के लाने के बाद तुम हमारी नुमाइंदगी करते भी नहीं हो। आज हमारे मसले पे मुंह खोलते नहीं हो, हमारे मसाइल पे आप आवाज उठाते नहीं हो। कौन से इशू के ऊपर उन्होंने सभागृह में आवाज उठाया? मैं आपको बोलता हूँ, पहले 5 साल एमएलए रहते हुए अंबरडे ने एनआरसी पे कभी मुंह खोला है क्या? लॉकडाउन के ऊपर कभी मुंह खोला है क्या? बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, कोविड पे कुछ मुंह खोला है क्या? कोई भी इशू को ले लो आप। जब मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था, जब बौद्ध हमारे एक भाई को भीम जयंती मनाने को लेकर मार दिया गया था, जब कहाँ मुंह खोला उन्होंने? उनको विजिट देने के लिए 1.5 महीना निकल गया विजिट देने को आने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जो चुनकर आके भी हमारे सवाल नहीं उठा रहे, उनको भी अल्टरनेट हमको देना पड़ेगा। इसलिए हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विकल्प को बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि बौद्ध, मुस्लिम, आदिवासी और छोटे छोटे ओबीसी की खुद की इशू के ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी उनके रास्तों के जब लड़ाई लड़ती है तो असेंबली में भी उनकी भूमिका को और नुमाइंदगी को करेगी। मैं आपको वही कह रहा हूं कि कोई मुझ पे कीचड़ फेंकता है तो मैंने उस कीचड़ से खुद को बचाना है या फिर पलट के उसके ऊपर भी कीचड़ फेंकना है, ये मैं तय करूंगा। और मैं कीचड़ फेंकने की राजनीति करना नहीं चाह रहा, फिलहाल अभी तो नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टडी 3-4 दिन में हो जाएगा और हम कार्यकर्ताओं का एक 30 तारीख के आजू बाजू 1-2 तारीख को या उससे आगे पीछे हम एक कार्यकर्ताओं का चिंतन बैठक लेने वाले हैं। उस दिन हम एक प्रेस भी लेने वाले हैं। उस प्रेस में 8 दिन में जो भी तनकीदें आएगी उसको हम जबरदस्त तरीके से जवाब जरूर देंगे। मुझे लगता है दळवी सर का जवाब हो जाने देंगे। महाराष्ट्रामध्ये अनेक असे उमेदवार आहेत, ये होऊन दो, फिर मैं आपका सवाल है। महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक उमेदवार आहेत की ते अतिशय कमी फरकाने त्यांचा पराभव झालेला आहे आणि जी यंत्रणा या ठिकाणी आता सरांनी सांगितली की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या 2-3 वर्षापासून जे झालेल्या नाही आहेत ते घरापासून बूथपर्यंत मतदारांना घेऊन जाणे आणि त्यांना उत्साहित करून, प्रेरित करून, त्यांच्याकडून मतं करून घेणे,
ही यंत्रणा महाराष्ट्रात आमच्याकडे उपलब्ध नाही आहे, कारण निवडणुकाच झालेल्या नाही आहे. ही काही एकटी दक्षिणची परिस्थिती नाही. त्यांच्याकडे माजी नगरसेवकांची पूर्ण फौज आहे ना. माजी नगरसेवक आहेत, त्याच्या आधीचे नगरसेवक आहेत, जिल्हा परिषदेचे मेंबर आहेत, माजी पंचायत समितीचे मेंबर आहेत. अनेक आहेत. अकोला आहे, नातिकोद्दीन बाळापूर खतीब आहे. म्हणून आहेत, बाळापूर विधानसभा मतदारसंघात. बाळापूर, अकोला, बाळापूर. मेरा एक सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके उत्तर प्रदेश में मायावती जी सीएम बन जाती है, चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने अपना राजकीय अस्तित्व बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब उनसे खून सताव करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना लंबा संघर्ष क्यों कामयाबी नहीं मिल पाई? इसको लेकर कभी समीक्षा की है? कामयाबी नहीं मिली ऐसा नहीं है, कामयाबी मिली है, कामयाबी मिली है और इससे आगे भी मिलेगी. अगर बाबा साहब का नाम लेके अगर यूपी में या चंद्रशेखर के इसमें अगर कामयाबी मिली ऐसा आपका कहना है, तो आज की स्थिति में वो क्या है, करने और कथने में अगर कहाँ पे डिफरेंस आता है तो नतीजे आपके सामने हैं. देखिए, मुझे लगता है नासिर भाई, ये देखिए मुझे लगता है कि इस सवाल को इस तरीके से देखना चाहिए. हमने आपको एक बात बताता हूँ, बाड़ा साहब को खुद को चुन के आने के लिए उनको किसी तरीके की जरूरत नहीं. आज भी वो किसी भी सरकार को, चाहे कांग्रेस के रहे या भाजपा के रहे, एक कॉल करके बोलेंगे ना मुझे सरकार ज्वाइन करनी है, आधा डजन मंत्री पद वो लाके दे देंगे कदमों में. बाड़ा साहब सत्ता की राजनीति नहीं, उनको सत्ता में आने के लिए बोलकर नहीं, वो प्रतिनिधित्व की जो सियासी अछूत है वो सब समाजों को जोड़कर एक वैकल्पिक राजनीति, एक बड़ा हेतु लेके काम कर रहे हैं. इसीलिए तो प्रस्तापित पार्टियां उनको बदनाम करके उनके बारे में गलतफहमी फैलाकर रोकने के लिए हर स्तर पे स्तर छोड़ के काम करती है. यही है भाई आपका सवाल था. देखो, जरूरत थी इसलिए हमने लिए भी थे ना, और जो खुद हो के चले गए छोड़कर, उनके पीछे तो नहीं जा सकते. उनका काम है, उनको फायदे हो रहे कि नुकसान हो रहे उन्होंने भी सोचना चाहिए ना. तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां एक विचार से वैकल्पिक राजनीति करती है वो साथ आए, आवाम की इच्छा है, लेकिन वो आती नहीं है. हर पार्टी का अपना धोरण है, हर पार्टी का अपना स्टाइल है. तो उसके ऊपर किसी और पार्टी पे, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे दबाव नहीं डाल सकती कि तुमको साथ आना चाहिए. इसलिए वो पार्टी की आज़ादी है, वो आए तो हम लेने को तैयार है कोई भी पार्टी को, लेकिन जो हमको छोड़ कर गए उनके पीछे हम नहीं जाएंगे ना, वो उनको आना पड़ेगा. अब सवाल वही आता है, फिर तोड़े क्यों थे तुमने? फायदा हो रहा था, चुन के आ रहे थे, तुम खुद चुन के आ गए थे. 40 साल में पहली बार कोई मुस्लिम एमपी औरंगाबाद में आया था, तो आप छोड़ के क्यों गए? कामयाब फार्मूला था ना, 8 ही दे रहे, 10 ही दे रहे, ठीक है, 8 देते तो 8 के 8 चुन के आते थे. तुमने 8 नहीं लेके 22 लड़ाए, 22 में से कितने लाए? 2 ही लाए. तो मेरा कहना है कि भाई तुम्हारे भी आकलन तुम करो ना, तुम्हारी भी गलतियां हुई है. तुम सारी गलतियों का दोष वंचित पे डाल के अगर अपने आप को साफ रख रहे हो तो जनता तुमको भी तो घर बिठा रही है. तो मुझे देखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ याया भाई आपको. हाँ, कोशिश कैसी होनी चाहिए. यशपाल भिंगे कैंडिडेट थे वो लोकसभा 19, तब नांदेड़ दक्षिण में हमको 28,500 वोट मिले थे एमआईएम को साथ लेकर. आज एमआईएम को साथ नहीं लेकर भी हम 34,000 तक गए हैं. कोशिशें बढ़ानी पड़ेगी और हमारे नगर सेवक जब आएंगे चुनकर, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हमारी ये जो 5 साल की मेहनतें हैं, जो और 5 साल हम कर रहे हैं, ये 5 महीने कर रहे हैं, इन 5 महीनों में हमारे मेहनतों का फल मिलेगा. हमारी ताकत से नगर सेवक चुनकर आएंगे और अच्छे किरदार के आएंगे, समाज का काम करने वाले, उसूल परस्त सियासत करने वाले अच्छे नगर सेवक हम ताकत से चुन के लाएंगे, तो हमको एक ताकत मिलेगी. वो यंत्रणा आने वाले फिर बम्बई, दिल्ली, गली सब हम जीतेंगे होगा. हाँ, देखो मैंने वही कहा कि एक तो धनशक्ति का मुकाबला धनशक्ति बांट कर करना पड़ेगा, या बंटने वाली धनशक्ति को रोक कर करना पड़ेगा. हम धनशक्ति को रोकने वाली ताकत, मनी पावर नहीं, मसल पावर, मास पावर बढ़ाएगी हमारा. जी जी जी, नहीं लाएंगे. अब उनकी लाड़की बहन ईवीएम मशीन है.
ये फडणवीस की और बीजेपी की लाड़की बहन ईवीएम मशीन है, वो बहन ने साथ दिया उनको। हाँ, क्यों नहीं लगेगा? जो कम जोड़ा वो कम जोड़ा, जो ज्यादा जोड़ा ज्यादा जोड़ा, जो कम जोड़ा उस पर मेहनत और करनी पड़ेगी हमको। इसलिए अभी हमने, देखिए मैं आपको बोलता हूं कि 312 में से एक ही बूथ है जहां पे हमको 0 है। 312 बूथों में सिर्फ एक ही बूथ है जहां हमको 0 है। इसका मतलब है हर बूथ पर हमारा खाता खुला है। कई बूथ ऐसे हैं जहां पर इनमें से कोई नहीं रहता। कई बूथ ऐसे जहां पे ऐसी ऊंची तबके की जातियां रहती है जो वंचित को और फारूक को कभी देखना पसंद नहीं करती। अगर वहां हमको वोट मिल सकता है तो हमने आवाम के दिलों में उम्मीद जगाई है। उस उम्मीद की शमा को बुझने नहीं देना है। हम सिर्फ मैं एमएलए बनना होता तो किसी पार्टी से कब का बन चुका होता। 2014 में भी और 19 में भी मेरे घर तक ऑफर आई थी, कल भी आएगी। लेकिन सिर्फ मुझको एमएलए नहीं बनना है, मुझे अपने देश का माहौल को जो बिगड़ रहा है उसको सुधारने में अपने जिले में एक अच्छी राजनीति देनी है, अच्छे लोगों को राजनीति में लाना है, बेखौफ होकर आम आदमी भी राजनीति से जुड़ना चाहिए, ऐसा माहौल बनाना है। उसके लिए हम मेहनतें कर रहे हैं। हमारा मकसद एक विधानसभा जीतना नहीं है, हमारा मकसद ये व्यवस्था को सुधारना है। हे विभाग, मला सांगा, 6 महिने आधी लोकसभेमध्ये तुम्ही ज्या शक्तींना रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी म्हणून छोटे छोटे पक्ष म्हणून आम्हाला बाजूला काढून प्रयत्न केलात, ते प्रयत्न का केला नाही? तुम्ही सांगा, नांदेड उत्तरमध्ये महाविकास आघाडीचे 2-2 उमेदवार एकमेकाच्या विरोधात, 288 जागेवर 300हून अधिक उमेदवार उभे करता तुम्ही। तुमच्यामध्येच एकमत नाही, तुम्ही फक्त सत्तेसाठी सोबत आला होतात। थोडे जागा जिंकून आले, लोकसभेला गेली काँग्रेस हवेमध्ये, आला घमंड। त्या घमंड हरवलेला आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला। महाराष्ट्राची जनता कधीच भाजप धार्जिनी होऊ शकत नाही। महाराष्ट्राची जनता ही मतदानाचे जे निकाल आले, हे निकाल महाराष्ट्राच्या जनतेचे नाही, फुले शाहू आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्राचा हा निकालच नाही आहे। हा निकाल गुजरात पॅटर्नचा आहे आणि हा पॅटर्न लादलेला पॅटर्न आहे। हा पॅटर्न काँग्रेसच्या घमंडीमुळे आलेला पॅटर्न आहे। हा पॅटर्न महाविकास आघाडी हवेत। काल काय बोलले संजय राऊत? आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या छातीचं ऑपरेशन झाला, छाती फुलू नका, तुमच्या 50-60 जागा आल्यावर आम्ही सोबत घ्यायचा विचार करू। तिघांचे मिळून आल्या का 50-60 जागा? हा, जनतेने दिली की नाही पटकी? म्हणून सामाजिक जीवनामध्ये घमंड, अहंकार हे माणसाला शून्य करतो आणि हा घमंडापोटी मोठमोठे इतिहास आहेत, त्याच्यावर मी जास्त बोलत नाही। आता नंतर कधी लाईव्ह घेऊन बोलेन। मैंने कहा हमने उस पर ध्यान दिया था, हमने हर गली में हर मोहल्ले में, आपको मैं कहता हूं, जितना यूथ लोग बोलते हैं ना उनके पीछे ये पोटे पोटे नौजवान है, सबसे ज्यादा नौजवान किसी के साथ था इस इलेक्शन में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ में था। आप हर कैंपेनिंग के फोटो, हर सभा का, हर रैली का फोटो निकालो, जूम करके देखो, सबसे ज्यादा यूथ को, नांदेड़ के युवाओं को हमसे उम्मीदें बंधी हुई है। उनकी उम्मीदों को कायम रखने के लिए हम फिर आज से मैदान में उतर गए। देखिए, ये उम्मीद थी कि हमारे 12 से 15 सीटें कम से कम जो 2 नंबर 3 नंबर पे रही है वो चुन के आ रही है। चुन के आने के बाद में खाली बीजेपी को रोकने का आ जाओ बोल के, जैसे तुम्हारे वोट लेते ना, बिना तुम्हारा एजेंडा जाने, बिना तुम्हारे डेव्हलपमेंट के इश्यू लिए, बराबर है, तो फिर तुमको कन्सिडर नहीं करना कोणी तुम्हाला गृहीत धरायला नको। म्हणून आमचा विकल्प आमच्याकडे आहे, सत्ता बनवताना आम्ही विचार करू। ही भूमिका प्रत्येक पक्षाने घेतली पाहिजे, ते घेतली, ते चुकीचं काही नाही। अरे मैं आपको एक बात बोलता हूं आपको कि हमारे पार्टी का एक गली का कार्यकर्ता भी ना आधी रात को उठाकर उसको पूछो कि बाड़ा साहब या वंचित कभी बीजेपी के साथ जा सकती क्या? और नींद में से आधी रात को उठ के बोलेगा नहीं जा सकती। आपको मैं यही बात बता रहा हूं कि आप लोगों के जरिए माध्यम से कहना चाहता हूं,
एक बहुत बड़ा समाज घटक बाबा साहब को अपना नेता मानता है, बाबा साहब को दैवत मानता है, उस समाज घटक को मूंछ रखने का, घोड़ी पे बैठने का, संविधान आने के 80 साल में भी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। जो भाजपा संविधान विरोधी है, उस भाजपा को वो नेता कभी समर्थन कैसे करेगा जिनको उनके दादा ने संघर्ष के साथ में लाकर करोड़ों लोगों का उद्धार किए? उन करोड़ों लोगों के उद्धार के रोड कैसे बनेगा? ये कांग्रेस की और आरएसएस की पॉलिसी है कि ये दोनों की से आरएसएस के लोग खाली बीजेपी में है क्या? आरएसएस के लोग कांग्रेस में नहीं है क्या? अगर नहीं होते तो राहुल गांधी को आज फ्री हैंड मिलता ना। आज खुद राहुल गांधी की आवाज कांग्रेस में दबाई जाती है। आज खुद कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के विरोधक है। आज खुद कांग्रेस में 26 लोग लिख के देते हैं राहुल को अध्यक्ष मत बनाओ, और वो बेचारा अध्यक्ष नहीं बनता, अध्यक्ष पद से उतर जाता है। तो आज मुझे ये कहना है कि आरएसएस के लोग दोनों तरफ है। इन्होंने बनाई हुई ये एक नैरेटिव है। इस नैरेटिव को आवाम ने तोड़ना चाहिए। एक मिसाल देता हूँ, सिर्फ मैं, ये विषय निकला इसलिए, जैसा 9/11 का हमला करवा कर यहूदियों ने ये सेट किया था वार अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका ने कहा था कि हम वार किसके खिलाफ कर रहे हैं? टेररिज्म के साथ कर रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं। जो अमेरिका के साथ नहीं है, इसका मतलब आप किसके साथ हो? टेररिज्म के साथ हो। क्यों? एक तीसरा विकल्प भी था जिसको ना तुम्हारा वार चाहिए था ना टेररिज्म चाहिए था, लेकिन आपने माहौल ऐसे बना दिया कि नहीं, जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा वही टेररिज्म के खिलाफ है, जो अमेरिका का साथ नहीं देगा वो टेररिज्म को खत पानी डाल रहा है। यही किया। तुम कांग्रेस के साथ नहीं तो इसका मतलब तुम बीजेपी के साथ हो। तुम कांग्रेस के पीछे नहीं आओगे मतलब तुम बीजेपी वाले हो। तीसरी राय नहीं होगी इस मुल्क में, तीसरा ओपिनियन जमहूरियत में नहीं होगा, तीसरा ओपिनियन संविधान में नहीं होगा। वो तीसरा विकल्प है हम, जो हम किसी हाल में दोनों को भी नहीं मानते हैं। इसीलिए हमको बदनाम करने के लिए या सब आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आवाम को समझना चाहिए। मुझे पूरे बाबा साहब अम्बेडकर जी के 50 साल के राजनीति में एक भूमिका बताओ जब भाजपा को फायदा हुआ, एक निर्णय बताओ जो मुस्लिम विरोधी है, एक निर्णय बताओ जो दलित विरोधी है, एक निर्णय बताओ जो आदिवासी या ओबीसीओं को नुकसान देने वाला है। लेकिन जो खुले तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत की हमी दे के आज भी बोलते हमको फख्र है, आप लाइन लगा के उनको वोट करते। लेकिन जो बाड़ा साहब ने पोटा और टाडा के जैसे कानून रद्द कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़े हैं, जो बाड़ा साहब आज भी तुम्हारे औरंगजेब रहमतुल्लाह के स्टेटस को लेकर होने वाले हमलों के लिए तुम्हारे लिए औरंगजेब के मजार पे जाके खड़े होते, ये परवाह किए बगैर कि मेरे पार्टी का ओबीसी हिंदू नाराज होगा, मुझ पे प्यार करने वाला गरीब मराठा नाराज होगा, परवाह किए बगैर वो शख्सियत वहां जाती है। आप उसकी कदर नहीं करते हो। और एक बात आखिरी सुन लीजिए, बाड़ा साहब तो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर पे तनकीदें होती रहेगी, लेकिन आपकी मिली क़यादतें, कौमी क़यादतें, दीनी क़यादतें, जिसको पूरे मुल्क के उलेमा अपना कायद मानते, उसको आपने अपने सियासी मफाद के लिए ट्रोल किया कि नहीं किया? जब उनकी ट्रोलिंग हो सकती है, जब उन पे तनकीदें हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे तो होगी ना। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से हमको डर खौफ से बाहर आना पड़ेगा। मुझ पे ट्रोलिंग होगी, इस डर से अगर कोई अच्छा सिस्टम लाना चाह रहा होगा तो ये डर को निकाले बगैर वो अच्छा सिस्टम नहीं आएगा। ट्रोलिंग होती है तो होने दो, मैं ट्रोलिंग को फाटे पे मारता हूँ, मैं इन हमलों को पलटा के लगा सकता हूँ, ये बोलकर मैदान में आना पड़ेगा। जैसे हम आए हैं, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम झूठे सच्चे आरोपों को भी झेल रहे हैं, मगर हमारा मकसद उनके मुंह को लगकर, देखिए गटर में बैठा हुआ जानवर तुमसे अगर कुश्ती करना चाह रहा है तो आपको उसके खिलाफ कुश्ती करने के लिए गटर में जाना पड़ेगा। हमको गटर में उतर के कुश्ती नहीं लड़नी, हमको गटर को साफ करना है। वो गटर में उतर के नहीं, गटर के बाहर से सिस्टम बना के हो सकता है। तो हम वो साफ सुथरी उसूल परस्त सियासत के आज भी हिमायती हैं। देखिए मेरे ऑफिस में कल मैंने खुद ने मेरे मोतमोजनी के अंदर कम से कम 5 कंप्लेंट रेज किए, आखिरी में 2 या 3 कंप्लेंट हमको राइटिंग में देने पड़े, तब उसके ऊपर हमने काम करा है। मैं देता हूं सर, आपको देता हूं। नहीं, मैंने बताया ना प्रेस में कि एक जगह पे बैटरी का हमने दिया, 99% बैटरी थी, उसका भी हमने, और फॉर्म 17C और मशीन का नंबर का मिसमैच था, उसके ऊपर भी दी। कई जगह 17C उन्होंने दिया नहीं था, लोकसभा की मशीन का दे दिया, विधानसभा के बूथ वालों को लोकसभा का दे दिया, उसका भी हमने ऑब्जेक्शन दिया। और वो इनवैलिड का वोट था, लेकिन वो राइटिंग में नहीं दिया हमने, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई करेक्शन कर लिया ना सर, जाने दो, ऐसे बोला तो हमारे प्रतिनिधि को दया आ गई, नहीं तो हम तो नौकरी से सस्पेंड कराते थे उसकी।
एक एक वोट मायने रखता है। वोटर के एक वोट को तुम गलत टप्पे में डाल रहे हो खुलेआम, तो कितनी धांदली होती होगी। और लोकांचा कल काय आहे लोकसभेच्या निकालावरून तुम्हाला कळालं असत। ईव्हीएम ज्यांना हरवायली, बॅलेट पेपर त्यांना जिंकवायला, म्हणजे बॅलेट पेपरवर निवडणुका झाल्या तर निकाल उलटा राहिला असता, हे आपल्याला कळत आहे। ओके, थँक्यू।